हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोग फिर आज एक नया डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इससे पहले वीडियो में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड मतलब नेचर के 4 बॉडीगार्ड में से 2 बॉडीगार्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग नेचर के जो 2 बचे हुए बॉडीगार्ड थे उनके बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने उस दिन उन्हें बता दिया था, नेचर के 4 बॉडीगार्ड 2 होते हैं मैक्रो लेवल के और 2 होते हैं आपके माइक्रो लेवल के। तो जो मैक्रो लेवल के थे वो तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब जो माइक्रो लेवल के हैं वो हमको डिस्कस करना है, तो जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो चलो हम लोग देर ना करते हुए, तो जो हम लोग का थर्ड फोर्स था इसको हम लोगों ने नाम दिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब देखो जरा, इनकी डेफिनेशन नहीं है, बस इसमें है क्या वो दे समझना है। अब सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स है तो एक न्यूक्लियस तो बना ही लेते हैं लगे हाथ। आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, तो इसलिए टोटल न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नाम से ही पता है ये कैसा नाम है, स्ट्रॉन्ग। तो ये जो फोर्स है, तो सबसे पहला भैया पॉइंट हो गया, ये जो फोर्स है ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। आपको पता है जो न्यूक्लियस का साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, आपका होता है न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर। और लगे हाथ हम एटम का साइज भी पता कर लेते हैं। एटम का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ इतनी रेंज में वर्क करता है जितना न्यूक्लियस का साइज होता है। तो ये हो गया कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये कैसा हो गया भैया, शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया। मैंने कहा ना याद नहीं करना है, सब यहीं से देख देख के पढ़ना है। तो यहां पर एक हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर, ये हो गया शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके और डीप में जाएं, वैसे तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डीप में तो जाएंगे ही, बस थोड़ा सा और इससे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता देते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस छोटी सी जगह में बांध कर रखना ये पॉसिबल नहीं है, ये आसान बात नहीं है। तो ये आपस में बंधे कैसे होते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हमको समझना है। यहां पर इन दोनों को बांधे रखने के लिए ही ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अब देखो यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे न्यूक्लियन। यहां पे वर्ड हम एक यूज कर रहे हैं न्यूक्लियन मतलब होता है 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को मिला दें तो क्या बनता है, न्यूक्लियन बनता है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये अराइज कहां से होता है, तो यहां पे एक साइंटिस्ट थे युकावा, उन्होंने बताया कि यहां पर इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कुछ पार्टिकल का आदान प्रदान एक्सचेंज चलता रहता है। वो पार्टिकल कौन कौन से हैं, एक आपका पाई प्लस है, एक आपका पाई निगेटिव है, एक आपका पाई जीरो है। तो ये 3 टाइप के पार्टिकल हैं, इनको बोलते हैं पाई मेसॉन। इनको क्या बोलते हैं, पाई मेसॉन्स। ये जो पार्टिकल हैं इनको बोलते हैं पाई मेसॉन।
ये जो पाई मेसान का एक्सचेंज है ये यहाँ पर होता रहता है जब न्यूट्रॉन एक पाई प्लस को कैप्चर करता है तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जब एक प्रोटॉन एक पाई निगेटिव को एक्सेप्ट करता है तो ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां से क्या पता चला? यहां से ये पता चला कि जो पाई मेसान्स हैं यही न्यूक्लियर फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि यहां से हमको ये पता चल गया पाई मेसान ही रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं जो हमारे मैसेंजर पार्टिकल हैं, मैसेंजर पार्टिकल की बात करते हैं तो भैया पाई मेसान क्या हो जाते हैं? इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मैसेंजर पार्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई मेसान ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन पार्टिकल में से किस पे नहीं लगता है? तो आपको पता है जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे उसी पे तो लगेगा। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क नहीं करता। तो यहां पे एक पॉइंट ये भी हो गया हमारा कि ये है डज नॉट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट, हम लोग समझते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, मतलब इनको बांध करके रखता है। जो न्यूक्लियर फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये सबको बांध करके रखता है। बिल्कुल सही है, ये अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन हमेशा नहीं। जब जो डिस्टेंस है न्यूक्लियॉन्स की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो बीच की डिस्टेंस है 0.5 फर्मी, जब डिस्टेंस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की कितनी हो जाती है? लेस देन 0.5 फर्मी, तो ये फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिपल्सिव फोर्स में, ये कैसा हो जाता है? फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। ठीक है, जब प्रोटॉन, और यहां लिख देंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्टेंस। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है जब 0.5 फर्मी, और अब बता देते हैं फर्मी किसके बराबर होता है? फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो जब डिस्टेंस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की 0.5 फर्मी से कम हो जाती है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव न रह करके कैसा हो जाता है? रिपल्सिव हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुत सारे पॉइंट मिल गए और कुछ नए पॉइंट नहीं, सब हम लोग पढ़े हुए हैं। लगे हाथ एक और पॉइंट ले लीजिए, ये आपका नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा होता है भैया? ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, किसी एक फिक्स लाइन के अलोंग नहीं लगता। तो यहां पर ये हो गए नॉन सेंट्रल फोर्स, और ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जितना प्रोटॉन पे लगेगा उतना ही न्यूट्रॉन पे लगता है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये जितना प्रोटॉन पे लगता है उतना ही न्यूट्रॉन पे लगता है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। इसके लिए ये मतलब नहीं है कि कौन पॉजिटिव है कौन न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि बहुत सारे पॉइंट हमारे पास निकल के आ गए। अब बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट हैं, इसको तो और भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन से पॉइंट निकल के आ गए? तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कि ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये नेचर का शॉर्ट रेंज फोर्स है। उसके बाद प्रॉपर्टी निकल गई, इसका जो मैसेंजर पार्टिकल हैं वो कौन से हैं? मैसेंजर पार्टिकल हैं आपके पाई मेसॉन्स। ये
इलेक्ट्रॉन को कोई भी इफेक्ट, डज नॉट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को कोई भी इफेक्ट नहीं करते, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं। बट जब डिस्टेंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की 0.5 फर्मी से कम हो जाती है तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। ये जो फोर्स है ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, ये आपका चार्ज इंडिपेंडेंट भी होता है। और ये किसकी वजह से अराइज होता है? ये आपका पाई मेसॉन्स की वजह से अराइज होता है। और ये आपको सामने लिख दिया कि न्यूट्रॉन जब पाई प्लस को कैप्चर करता है तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब प्रोटॉन पाई निगेटिव को कैप्चर करता है तो जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बताया किसने था? युकावा ने बताया था। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो इतना सारा पोर्शन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में, ठीक है। अब हम लोग, ये तो हो गया तीसरा बॉडीगार्ड, ये माइक्रो लेवल का, माइक्रोस्कोपिक लेवल का फोर्स होता है। अब हम लोग अगले फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, अगले बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला बॉडीगार्ड है वो है भैया कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कैसे राइज होता है, ये हम सब अभी डिटेल में यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इन सब की अगर हमको स्टार्टिंग ध्यान में आ जाती है, जैसे मैंने इसके बारे में आपको डिटेल बता दी, अब आपको क्या होगा, ये चीज रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़ा हुआ है वो फिजिक्स को रटे। गारंटी मानिए, अगर आप लोग मेरे से जुड़े रहते हैं तो मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको फिजिक्स को रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, फिजिक्स को रटना नहीं पड़ेगा, समझ करके आप याद कर लोगे, सारी चीज याद हो जाएंगी बस वो समझ करके। तो हम लोग चलते हैं अगले फोर्स की तरफ, जो लास्ट हमारा है चौथा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब यहां पर इसको डायरेक्ट इस पे नहीं आएंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये भी लगता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, सबको पता है। रेडियो एक्टिव फिनोमिना क्या बोलता है कि न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, रेडिएशन निकलते रहते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अल्फा पे होता है पॉजिटिव चार्ज, अगर अल्फा इस न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अंदर से पॉजिटिव निकला नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस पॉजिटिव चीज के अंदर से अगर नेगेटिव चीज निकलती है तो प्रॉब्लम है, तब हमको समझना पड़ेगा कि आखिर हो कैसे रहा है। तो यहां पर जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब मेरा दिमाग खनकता है, अरे ये कैसे हो गया। तो भैया न्यूक्लियस के अंदर फिनोमिना होता है, युकावा ने बताया था, एक्सचेंज होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इसके रिएक्शन देखो, लिखते हैं न्यूट्रॉन 0 and 1 1H1, ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है, जब इसको आप बैलेंस करोगे तो यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से निकलता है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसी को तो बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो यहां से पता चल गया कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, यानी कि बीटा पार्टिकल कैसे निकलता है ये भी पता चल गया। उसके बाद जब देखा गया बीटा पार्टिकल की एनर्जी को, तो यहां पर एक जब ग्राफ बनाया गया तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है एक, तो इधर है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल और इधर है आपका एनर्जी। देखा गया कि लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल बहुत निकल रहे हैं, लेकिन हाई एनर्जी के बीटा पार्टिकल बहुत कम निकल रहे हैं। हाई एनर्जी के बीटा पार्टिकल बहुत कम निकल रहे हैं, तो ऐसा क्यों? भाई न्यूक्लियस एक है, इसके अंदर से बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो सबके सब एक एनर्जी के निकलने चाहिए।
है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, तो यहां पर और फिर डिस्कशन हुआ और भी स्टडी की गई, तो यहां पर यह कहा गया इसके साथ भैया एक और पार्टिकल निकलता है, इसको बोलते एंटी न्यूट्रिनो। ये होता है एंटी न्यूट्रिनो। ये आपका चार्जलेस होता है, चार्ज इसका 0 होता है, और रेस्ट मास भी आपका 0 होता है। ठीक है, ये दोनों जो पार्टिकल होते हैं, अब यहां पे इनको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या बोलते हैं भैया, एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। अब दो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में ये फोर्स वर्क करता है। इतनी कहानी सुनने के बाद अब हम कह सकते हैं कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है, ये आपका एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में वर्क करता है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, तो पहला पॉइंट हमारा मिल गया, वर्क्स बिटवीन, या इसको एमंग लिख दें, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पर हो सकता है और भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो। तो यहां पर वर्क्स अमॉन्ग एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, वर्क्स अमॉन्ग एलिमेंट्री पार्टिकल, ये एलिमेंट्री पार्टिकल बोले जाते हैं। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये भी आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर सही तो रेडिएशन निकलेंगे, तो रेडिएशन यहां पर ये इतनी, जितना न्यूक्लियस का साइज होता है उतने में ये भी वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पर भैया देख लिया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कहां पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब इसका मैसेंजर पार्टिकल कौन होता है भैया, इसका मैसेंजर पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो कौन होगा, इसका जो वेक्टर बोसॉन, वेक्टर बोसॉन्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो यहां पे सबके बारे में हम आपको हिंट देंगे। यहां तो अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, ये तो भी स्टार्टिंग है, अभी देखो आगे आगे क्या क्या मिलता है आप लोगों को। बस आप सब, अब बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। तो यहां पर जो इसका मैसेंजर पार्टिकल है वो है वेक्टर बोसॉन्स। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स में, वीक न्यूक्लियर फोर्स में ये सब है। अब इसमें कौन कौन से हमको पॉइंट मिल गए, ये सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में वर्क करता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसका जो मैसेंजर पार्टिकल हैं वो आपके इसमें होते हैं। जो एलिमेंट्री पार्टिकल बता दिया, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का ये कन्वर्जन, ये कभी कभी भैया रिएक्शन में पूछ लेते हैं कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जो कन्वर्जन है वो कैसे होता है, रिएक्शन लिखने के लिए। ठीक है, यहां पर इस न्यूक जो एंटी न्यूट्रिनो है उसके प्रॉपर्टीज दो लिख दी, ये भी आपके काम में आती हैं। और यहां पर जो मैक्सिमम एनर्जी के बीटा पार्टिकल निकलते हैं, उस मैक्सिमम एनर्जी का एक नाम होता है एंड पॉइंट एनर्जी, एंड पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर ये चार टाइप के फोर्स हमने पढ़ लिए, चार टाइप के फोर्स हो गए। अब चार टाइप के फोर्स का एक कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते, कौन सबसे ज्यादा होता है, कौन सबसे वीक होता है। पेपर में आपका भैया सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन, वैसे तो आपको मैंने बता दिया कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम, लेकिन अगर हम सभी का एक कंपैरेटिवली स्टडी करें, सभी को मिला करके, तब एक क्वेश्चन आ जाता है, कहेगा भैया चारों बॉडीगार्ड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो ये सब आपको लिखना पड़ता है पेपर में। और भैया ये 11th क्लास में जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो इसमें से क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इनको अगर हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस, जैसे इसको हम लिख दें एफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद एफ डब्ल्यू वीक न्यूक्लियर फोर्स, एफ
ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक आपका एफ एस मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनका जो रेशियो अगर निकालें तो भैया रेशियो होता है 1/10⁻25 रेशियो 10⁻36 रेशियो 10⁻38। ये भैया आपका रेशियो आपको याद रखना है। इस रेशियो से क्या पता चला कि सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज्यादा वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको अगर इस तरीके से लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखें तो सबसे वीक एफ जी, उससे ज्यादा एफ डब्ल्यू, उससे ज्यादा एफ ई, उससे ज्यादा एफ एस। लेकिन पेपर में सब लोग ही इसको रट लेते हैं कि GWES, लेकिन पेपर में उल्टा पूछ लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान से थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि इंक्रीजिंग में सबसे कम छोटा पहले लिखा जाता है, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, और डिक्रीजिंग में घटते हुए लिखा जाता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगर डिक्रीजिंग लिखने की कोशिश करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम इसका लिखें तो ये पहले आ जाएगा, और ये ई हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ जी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये मैंने उनका रेशियो बता दिया। तो भैया इतने में देखा हमने कि नेचर के पास 4 बॉडीगार्ड होते हैं। 4 बॉडीगार्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे वो रूल्स को फॉलो कराते हैं। अभी क्या क्या रूल्स हैं ये नहीं बताया हमने, कौन फॉलो करवाता है वो बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से नेचर के रूल्स हैं जो ये 4 मिलके फॉलो करवाते हैं, वो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो भैया आज का लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से करिए। इसी के साथ फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।